हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स्थ की ज्योग्राफी। हम पढ़ रहे हैं क्लास सिक्स्थ की एनसीईआरटी बुक द अर्थ अवर हैबिटेट, इसको पढ़ रहे हैं। और इसमें हमारा आज चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं और चैप्टर 3 है मोशंस ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी में कितनी प्रकार की गति होती है और उस गति का हमारी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। या उस गति का जो अर्थ में जो मोशन होती है, मेनली अर्थ में दो प्रकार की मोशन होती है। एक तो अर्थ में होता है रेवोल्यूशन और एक अर्थ में होता है रोटेशन। ठीक है, तो अर्थ में जो रेवोल्यूशन हो रहा है और रोटेशन हो रहा है, इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ता है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ज्योग्राफी के बेसिक्स को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने बताया मेनली अर्थ में दो प्रकार की क्या होती है, मोशन होती है। पहला होता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब है किसी चीज़ के चक्कर लगाना, और दूसरा है रोटेशन। रोटेशन का मतलब है घूमना, एक ही जगह पर होकर घूमना। अब जैसे रेवोल्यूशन का अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे सुबह सुबह मान लो आप किसी पार्क में जा रहे हो, ये मान लो आपका पार्क का क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। तो इस पार्क के चारों तरफ आप क्या कर रहे हो, चक्कर लगा रहे हो। तो चक्कर लगाना क्या कहलाता है, रेवोल्यूशन कहलाता है। या मान लो आप किसी मंदिर पर गए, मंदिर पर भी आपने देखा होगा मंदिर के चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये होता है रेवोल्यूशन। और आपको चैप्टर नंबर 1 में मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, द अर्थ इन सोलर सिस्टम। तो अर्थ जो है हमारी पृथ्वी, वो सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है। और आप सबको पता ही है हमारी पृथ्वी को सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 365 डेज। ठीक है, दूसरा है रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या है, एक ही जगह पर घूमना। ठीक है, जैसे मान लो आपने फ़ैन देखा होगा, अपने घर में फ़ैन है, फ़ैन जगह फिक्स रहती है, ऊपर टंगा रहता है, सीलिंग फैन जो होता है, और एक ही जगह पर वो घूमता रहता है। या फिर टेबल फैन है, एक जगह पर रख दो, वहीं पर वो घूमेगा। तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन, मतलब एक एक्सेस पर घूमना, पर्टिकुलर जगह पर घूमना। ऐसे ही हमारी पृथ्वी भी 24 आवर में एक बार क्या कर लेती है, ऐसे घूम लेती है अपने एक्सेस पर घूमने में इसको वक्त कितना लगता है, 24 आवर। तो अगर कोई पूछे कि पृथ्वी में कितने प्रकार की मोशन है, तो आपको बताना है कि पृथ्वी में दो प्रकार की मोशन है, दो प्रकार की गति है। एक तो है रोटेशन और दूसरा है रेवोल्यूशन। जब पृथ्वी अपने एक्सेस पर ही घूमती है तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो आज इस वाले टॉपिक में आज का जो लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ रोटेशन। रोटेशन की वजह से क्या होता है, रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ पर एक ही बार में पहले बता देता हूँ आपको, फिर ध्यान रखना कि जब पृथ्वी रोटेट करती है तो 24 आवर में एक चक्कर पूरा लगा लेती है। तो रोटेट करने की वजह से डे एंड नाइट होते हैं, दिन और रात। अगर कोई पूछ ले कि दिन और रात क्यों होते हैं, तो आपको बताना है हमारी पृथ्वी क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है। और रोटेट करने की वजह से डे एंड नाइट का जो फिनोमेना है वो होता है। अगर पृथ्वी रोटेट करना बंद कर दे तो डे एंड नाइट नहीं होंगे। जिधर धूप निकल रही है वहाँ धूप निकलती रहेगी, और जिधर छाया है वहाँ हमेशा छाया रहेगी। ठीक है, तो रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होते हैं। और जो आपने सुना होगा टाइड्स, टाइड्स का मतलब जो ज्वार भाटा है समुद्र में, मतलब उफान आते हैं, वेव्स, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची वेव्स आती हैं, ऊपर लहरें जो आती हैं उनको हम टाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो टाइड्स भी किसकी वजह से आते हैं, रोटेशन की वजह से। दूसरा है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, पृथ्वी आपको पता है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है 365 डेज में। तो रेवोल्यूशन की वजह से हमारे सीजन चेंज होते हैं। सीजन मतलब आपकी ऋतुएं जो होती हैं, जैसे आपने पता है विंटर सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन। तो ये सीजन चेंज होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। और डे एंड नाइट हैपन्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने ओवरव्यू देखा कि रोटेशन की वजह से क्या होगा, रेवोल्यूशन की वजह से क्या होगा। तो आज हम डिटेल में देखेंगे रोटेशन को। तो रोटेशन मैंने बताया था, एक ही जगह पर फिक्स होकर जब कोई चीज़ घूमती है ना, उस चीज़ को हम बोलते हैं रोटेशन। तो घर में आपने सबने देखा होगा फैन क्या करता है, रोटेट करता है। हम यूँ नहीं कहते कि फैन रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट करता है। रिवॉल्व तो हम किसी चीज़ के अराउंड करते हैं, रोटेट एक ही जगह पर। जैसे शक्तिमान देखा होगा आपने, शक्तिमान भी पहले एक जगह पर घूमेगा फिर वो शक्तिमान बनता है। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये अपना सन है और सन के चारों तरफ पृथ्वी क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है चारों तरफ। किसी चीज़ के अराउंड घूमना क्या कहलाता है, रेवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपना सन हो गया और सन के चारों तरफ पृथ्वी क्या लगा रही है, चक्कर। और पृथ्वी आपको पता है वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में रिवॉल्व करती है, वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में अर्थ रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो ये हो गया रेवोल्यूशन। अच्छा, रोटेशन ऑफ द अर्थ अब देख लेते हैं, थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी। तो द स्पिनिंग ऑफ अर्थ, स्पिन मतलब वही घूमना, रोटेट करना, स्पिन करना या घूमना एक ही बात है। ठीक है, द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, किसी चीज़ का अपने पृथ्वी का अपने एक्सिस पर घूमना।
पृथ्वी का अपने एक्सिस पर घूमना फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज नोन एज रोटेशन। जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, तो यहाँ पे देखो ये पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर भी घूमती है, एक तो रिवॉल्व भी कर रही है और अपने एक्सिस पर भी घूमती है, और घूमती किधर है, वेस्ट टू ईस्ट। तो पृथ्वी का अपने एक्सिस पर स्पिन करना या रोटेट करना क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। और पृथ्वी रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। और इसकी वजह से डे एंड नाइट हैपन्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डे एंड नाइट की जो घटना है, दिन और रात की जो घटना है, वो किसकी वजह से होती है, पृथ्वी के रोटेट करने की वजह से। रोटेशन क्या है, अर्थ का अपने एक्सिस पर स्पिन करना वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। और पृथ्वी को एक रोटेशन पूरा करने में, एक चक्कर पूरा लगाने, सॉरी एक बार रोटेट करने में अपने एक्सिस पर 24 आवर लगते हैं, ठीक है। एंड द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। और जो रोटेशन का पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ डे बोलते हैं। एंड दिस इज द डेली मोशन ऑफ अर्थ। और ये अर्थ की क्या है, डेली मोशन है और डेली रोटेट करती है, रोटेशन ऑफ अर्थ ही चल रहा है। द एक्सिस इज टिल्टेड एट एंगल ऑफ 66.5 टू द प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट। अब देखो हमारी पृथ्वी है ना, थोड़ी टिल्टेड है। वैसे तो पृथ्वी के जैसे यहाँ नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, मगर नॉर्थ पोल यहाँ, अब पृथ्वी क्या थोड़ी सी यहाँ पे आप देखोगे तो टिल्ट है। देखो ये टिल्ट मतलब झुकी हुई है, टेढ़ी है, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। अगर इसको हम यहाँ से एंगल देखें तो कितना एंगल पर टिल्टेड है, 66.5। अगर हॉरिजॉन्टल एंगल देखेंगे 66 और वर्टिकल देखेंगे तो वर्टिकली मतलब 23.5, ठीक है। तो कोई पूछ ले कि अर्थ के ऑर्बिट से पृथ्वी कितने एंगल पर झुकी हुई है, टिल्टेड है, तो आपको बताना है 66.5 पर। और इसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव किसी तरफ, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे डे एंड नाइट। अब देखो यहाँ पर मान लो सूरज है, क्या है, सूरज, सन। तो सन की गर्मी इधर आ रही है, तो आप सिंपली ये जिधर सन है, अब पृथ्वी का जो हिस्सा सन को फेस कर रहा है, ध्यान दो, पृथ्वी का जो हिस्सा सन को फेस कर रहा है वहाँ पर तो होगा डे, और पृथ्वी का जो हिस्सा सन को फेस नहीं कर रहा वहाँ पर क्या होगी, नाइट, ठीक है। डे एंड नाइट का मतलब क्या है, जिधर सन की रेज आ रही हैं वहाँ पर तो होगा डे, और जिधर नहीं आ रही हैं वहाँ पर क्या होगा, नाइट। और ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, मतलब डे एंड नाइट को अलग करने वाला जो सर्कल है या लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। अब देखो डे एंड नाइट, व्हेन अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वन हाफ ऑफ द अर्थ हैज डे एंड वाइल अदर हाफ हैज नाइट। मतलब किसी भी समय देख लो, पृथ्वी के आधे हिस्से पर तो आपको मिलेगा डे और आधे हिस्से पर मिलेगी नाइट। किसी भी समय आप देख लेना, पृथ्वी के आधे हिस्से पर डे मिलेगा और आधे हिस्से पर नाइट मिलेगी। और ये क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ अपना रोटेशन कंप्लीट करती है 24 आवर में। और द डेली मूवमेंट ऑफ अर्थ, अर्थ का जो ये डेली मूवमेंट है इसी को हम बोलते हैं डायरनल मोशन, डायरनल मोशन। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, और पृथ्वी को जो लाइट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको बतानी है, अब मैं देखता हूँ पिछला याद है नहीं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार। अब पता चलेगा आपने वो चीज़ पढ़ी है नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो हम देख रहे थे डे एंड नाइट। डे एंड नाइट में मैंने बताया था पृथ्वी रोटेट करती रहती है, 24 आवर में एक चक्कर अपना पूरा लगा लेती है। और पृथ्वी का जो हिस्सा, आधा हिस्सा जिसको सन की रेज मिल रही है वहाँ पर डे होता है, और जहाँ पर सन की रेज नहीं मिल रही है वहाँ पर क्या होता है, नाइट होती है। ड्यू टू स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम। अब हमारी पृथ्वी की शेप क्या है, ऐसी है, स्पेरिकल है। तो आप भी अपना मतलब घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई भी स्पेरिकल चीज़ लेना और सामने से टॉर्च से लाइट डालना उस पर, तो आधे हिस्से पे तो आपको लाइट दिखेगी और आधे पे नहीं दिखेगी। और ऐसा क्यों हो रहा है, स्पेरिकल शेप की वजह से, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि आधे हिस्से पर ही क्यों मतलब डे एंड लाइट होती है, तो आप बता देना ऐसा इसलिए होता है ताकि जो कि अपनी अर्थ की शेप है वो कैसी स्पेरिकल है। द पोर्शन फेसिंग सन एक्सपीरियंसेस डे, मतलब पृथ्वी का पोर्शन मतलब हिस्सा, जो हिस्सा जिधर सन है, ध्यान दो, पृथ्वी का वो हिस्सा जहाँ पर सन है वहाँ पर तो डे होता है, जबकि दूसरा हाफ अवे फ्रॉम दी सन, जो कि सन से दूर है, वहाँ पर क्या होती है, नाइट, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, पृथ्वी का वो हिस्सा जो सन को फेस कर रहा है वहाँ पर डे होगा, और सन को फेस नहीं कर रहा है वहाँ पर क्या होगा, नाइट। अब है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर तो मान लो नाइट है और यहाँ पर क्या है, डे है, और ये है सन, और बीच में एक लाइन है, ये है इमेजिनरी लाइन, इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये लाइन क्या करती है, पृथ्वी को डिवाइड करती है, एक तरफ तो अंधेरा और दूसरी तरफ रहता है डे। डे एंड नाइट को डिवाइड करने वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। द सर्कल दैट डिवाइड्स द
डे फ्रॉम द नाइट, वह सर्कल जो डे को नाइट से डिवाइड करता है ग्लोब पर, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। या हम कह सकते हैं द इमेजिनरी लाइन बिटवीन डे एंड नाइट इज रेफर टू एज दी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो डे एंड नाइट को क्या करती है, अलग करती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मून है और ये ओशियन है और ओशियन में लहरें आ रही हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे टाइड्स। टाइड्स भी एक इफेक्ट है रोटेशन का, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है पर एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ। तो टाइड्स का मतलब क्या है, तो आपने देखा होगा टाइड्स में देखो कई बार समुद्र की लहरें, टाइड मेनली दो प्रकार के होते हैं, लो टाइड एंड हाई टाइड। समुद्र में लहरें आती हैं ऊंची ऊंची, और ये लहरें टाइड्स जो आते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ अर्थ एंड मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। तो एक तो पहली चीज़ तो ध्यान रखना, टाइड को हम ज्वार भाटा बोलते हैं, और टाइड दो प्रकार के होते हैं, लो टाइड एंड हाई टाइड। समुद्र में क्या है, ऐसे लहरें आती हैं ऊंची ऊंची सी, उनको हम क्या बोलते हैं, टाइड बोलते हैं। तो व्हेन द मून इज डायरेक्टली ओवरहेड, जब मून ओवरहेड मतलब जस्ट ऊपर होता है, किसके, अर्थ के, इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स द वाटर इन द ओशियन एंड कॉजेज वाटर टू राइज एंड दिस इज कॉल्ड हाई टाइड। जब मून अर्थ के जस्ट ऊपर होता है तो ये क्या करता है, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स, क्या बोल देंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हर चीज़ का, हर ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, किसी का स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का वीक होगा। तो जब मून बिल्कुल डायरेक्टली ओवरहेड होगा, तो ऊपर होगा जस्ट, तो उसकी वजह से ओशियंस पर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और पानी को ऊपर की तरफ खींचेगा, जिससे पानी राइज करता है, ऊपर उठता है। इसको हम बोलते हैं हाई टाइड, ठीक है। और जब मून अर्थ से फर्देस्ट मतलब दूर होता है, जब मून अर्थ से दूर होगा तो सीधी सीधी बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर रिसीड करेगा। रिसीड मतलब नीचे चला जाएगा, वाटर का लेवल नीचे चला जाएगा, और इसको हम कहते हैं लो टाइड। और ऐसा मूवमेंट दिन में 2 बार होता है, ट्वाइस ए डे, ठीक है। तो लो टाइड और हाई टाइड, बस इतना ध्यान रखना। तो अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, अगर मान लो पृथ्वी घूमना बंद कर दे, तो ये यहाँ पे तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हो गया, यहाँ पे डे एंड नाइट। अगर मान लो पृथ्वी, यहाँ पे सन है, मान लो पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा, जिधर सन है उधर लगातार क्या मिलती रहेगी, हीट मिलती रहेगी। हीट मिलती रहेगी तो गर्मी से पृथ्वी क्या होने लगेगी, पिघलने लगेगी। और जहाँ सन नहीं है, डार्कनेस है, वहाँ पर एकदम बर्फ़ ही बर्फ़, मतलब ठंडा हो जाएगा, बर्फ़ जम जाएगी। तो ना तो इधर लाइफ पॉसिबल और ना ही इधर लाइफ पॉसिबल है, मतलब जीना दुश्वार हो जाएगा, डे एंड नाइट का फिनोमेना खत्म हो जाएगा, और मतलब कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट हैपन्स इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, ठीक है। तो लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ इफ इट स्टॉप्स रोटेटिंग। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जिंदगी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, कोई भी यहाँ पर जीवित नहीं रह सकता। एंड द फिनोमिनन ऑफ डे एंड लाइट वुड डिसअपियर, और जो डे एंड नाइट का फिनोमेना है, फिनोमेना मतलब घटना है, वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। डिसअपियर मतलब गायब हो जाएगी, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, पृथ्वी का वो हिस्सा जो सन को फेस कर रहा है वहाँ पे हमेशा क्या होगा, दिन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, दस ब्रिंगिंग कॉन्टीन्यूस वार्म टू दी रीजन। इसलिए क्या होगा, वार्म का मतलब है यहाँ पर लगातार क्या रहेगी, गर्मी ही गर्मी बनी रहेगी। एंड द अदर हाफ ऑफ द अर्थ वुड रिमेन इन डार्कनेस, और पृथ्वी का दूसरा हिस्सा किस में रहेगा, अंधेरे में रहेगा। एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, और जो हिस्सा जहाँ पर सन फेस नहीं कर रहा है वहाँ पर अंधेरा, और हमेशा कैसी कंडीशन रहेगी, कोल्ड कंडीशन रहेगी, ठंडी कंडीशंस रहेंगी। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी कठिन परिस्थितियों में, यहाँ पर तो गर्मी गर्मी है और यहाँ पर क्या है, ठंड ही ठंड है। तो ऐसी हार्श कंडीशंस में, एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस, ऐसी कठिन परिस्थितियों में लाइफ तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ना तो हम गर्मी में रह सकते हो, ना ही ठंड में रह सकते हो। तो हमें मतलब एक बीच का सा एनवायरनमेंट चाहिए। जैसा कि आपको पता है, अंटार्कटिका वाले रीजन में लाइफ नहीं है। अंटार्कटिका पे क्या है, बर्फ ही बर्फ है, तो कौन रहता है, कोई नहीं रहता, ठीक है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी का रोटेशन जो हो रहा है, डे एंड नाइट हो रहा है, इसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं होता तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी का जो हिस्सा सन की तरफ है वहाँ लगातार गर्मी पड़ती रहेगी, और जो सन की तरफ नहीं है वहाँ पर लगातार ठंड पड़ती रहेगी। तो ऐसे में लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो जिधर सन की तरफ है वो क्या होगा, पिघलने लग जाएगा, गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, और जिधर ठंड है वो ठंड बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ। हमारे जितने भी नोट्स हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हो, और साथ के साथ में यहीं पर आपको सारे यूट्यूब की वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन।
और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हम कर रहे हैं और जिसका चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट कर दिया है, द मोशंस ऑफ द अर्थ, और इसका लेक्चर नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे हैं पृथ्वी में कौन कौन सी मोशंस होती हैं। तो मैंने बताया था आपको कल कि हमारी पृथ्वी में 2 प्रकार की मोशन होती हैं, 2 प्रकार की गति होती हैं, 2 प्रकार से पृथ्वी हमारी गति करती है, मूव करती है। पहला है रोटेशन और दूसरा है रेवोल्यूशन। तो कल मैंने रोटेशन के बारे में आपको बता दिया कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर क्या करती है, घूमती रहती है और 24 आवर में एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है। ये तो हो गया रोटेशन। और रोटेशन की वजह से मैंने बताया था कि 2 घटनाएं होती हैं, डे एंड नाइट। डे एंड नाइट की जो घटनाएं वो किसकी वजह से होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। और 24 आवर में पृथ्वी अपना एक रोटेशन पूरा कर लेती है। तो वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिवॉल्यूशन के बारे में। तो रिवॉल्यूशन का मैंने मतलब बताया था किसी चीज़ के चारों तरफ वो चक्कर लगाना या किसी चीज़ की परिक्रमा लगाना। रेवोल्यूशन के मैंने कई सारे एग्जांपल बताए थे, जैसे मान लो यहाँ पे अपना सन है, ये तो प्रैक्टिकल है ही। सोलर सिस्टम में जो सेंटर में है वो सन है, सन एक स्टार है और सन के चारों तरफ ऐसे पाथ बने हुए हैं जिनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, इलिप्टिकल पाथ हैं। और इन ऑर्बिट्स में हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते हैं, किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सन के। ऐसे ही हम मंदिर पे जाते हैं तो मंदिर में आपने देखा होगा, मंदिर में भगवान की पूजा करने के बाद मंदिर के चारों तरफ हम क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल है। पार्क में हम जाते हैं, पार्क में हम दौड़ वोड़ लगाते हैं, घूमने जाते हैं, पार्क में भी एक सर्कुलर पाथ होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो रोटेशन का मतलब अपनी एक ही जगह पर रह के घूमना और रिवॉल्यूशन का मतलब है किसी चीज़ के चारों ओर चक्कर लगाना। तो रोटेशन की वजह से तो डे एंड नाइट होती है और रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, हमारे सीजन चेंज होते हैं। आपने देखा है ना, हमारे 4 सीजन होते हैं मेनली, जैसे समर सीजन, फिर उसके बाद ऑटम सीजन, फिर उसके बाद विंटर और फिर स्प्रिंग सीजन। तो 4 सीजन है जो सीजन चेंज होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। और ये भी आपको पता है कि हमारी पृथ्वी सन के अराउंड घूमने में 365 डेज लगाती है। 365 डेज एंड 1/4 और लगा के चलते हैं, जिसको हम ऐड नहीं करते। और ये 1/4 अगले 4 सालों में ऐड होकर एक पूरा दिन बन जाता है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। फिर 4 साल बाद जो ईयर है वो कितनी हो जाती है, 366 डेज की, जिसको हम लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे। अब रिवॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। तो रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, अर्थ का किसी चीज़ के चारों तरफ क्या लगाना, चक्कर लगाना। और आपको पता है अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड में क्या करती है, रिवॉल्व करती है। ठीक है। तो ये रिवॉल्यूशन वो क्रांति वाला रिवॉल्यूशन नहीं है जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये रिवॉल्यूशन है किसी चीज़ के चारों तरफ क्या लगाना, चक्कर लगाना। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन, अर्थ का मूवमेंट किसके अराउंड में, सन के अराउंड में, इन ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। आपको पता है हमारी पृथ्वी यहाँ पे जैसे मान लो सन है और सन के अराउंड में एक फिक्स्ड पाथ में पृथ्वी क्या करती रहती है, लगातार चक्कर लगाती रहती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं। ये हमारी अर्थ हो गई। तो पाथ क्या है, फिक्स्ड है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और ऑर्बिट कैसा है, ये ऐसी करके जो शेप होती है ना, इसको हम बोलते हैं इलिप्टिकल। एक तो होता है बिल्कुल सर्कल, सर्कल तो आपको बताइए, ये है इलिप्टिकल शेप। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में हमारी पृथ्वी क्या करती रहती है, और चक्कर लगाती रहती है सन के चारों तरफ। या फिर हम कह सकते हैं द एनुअल मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन अलोंग ए फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। मतलब पृथ्वी एक एनुअल मूवमेंट करती है, पूरे 1 साल चक्कर लगाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और हमारी जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है वो लगा रही है इलिप्टिकल ऑर्बिट। देखो एक तो सर्कल तो ऐसा हो गया, इलिप्टिकल में इसको स्ट्रेच कर दो तो ये हो गया इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। तो इलिप्टिकल कैसा होता है, ये जो दिखा रखा है ये वाला ऑर्बिट जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ऑर्बिट को हम पाथ भी बोलते हैं। ठीक है। द फिक्स्ड इलिप्टिकल पाथ अलोंग विच अर्थ रिवॉल्व इज कॉल्ड ऑर्बिट। ये जो इलिप्टिकल पाथ है ना, जहाँ पर पृथ्वी चल रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है। तो पृथ्वी अपने ऑर्बिट में क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो ये सोलर सिस्टम है, यहाँ पे बीच में सन है और ऐसे करके कई सारे इलिप्टिकल क्या बने हुए हैं, इलिप्टिकल पाथ बने हुए हैं। और इन इलिप्टिकल पाथ में नॉट ओनली अवर अर्थ, वेरियस प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है। और जिनका अलग अलग टाइम है कि कितने साल में वो अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं, वो मैंने चैप्टर 1 में आपको बता दिया है। तो आप चैप्टर 1 देख सकते हो। ठीक है। द अर्थ इन सोलर सिस्टम, और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। ओके। तो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ चल रहा है, तो सीजन चेंज होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। अरे यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। ठीक है। जो सीजन चेंज होते हैं
वो किस वजह से होते हैं? रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से आपको पता है सीजन चेंज होते हैं। और पृथ्वी को सन के अराउंड में घूमने में लगता है, एग्जैक्टली लगता है कितना? 365 एंड 1/4 डेज, मतलब 1 साल लगता है किसके अराउंड घूमने में? सन के अराउंड घूमने में। और आपको पता है 1/4 को हम लिखते नहीं, अब इसको कैलेंडर में कैसे लिखें, तो हम क्या है 1/4 को अपनी मतलब सुविधा के लिए छोड़ देते हैं। मगर अब देखो एक दिन का मतलब कितना है? 24 आवर। आधे दिन का मतलब कितना है? 12 आवर। और आधे का आधा कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 का मतलब क्या है? 6 आवर। तो 1 साल में 6 घंटे हम छोड़ देते हैं। अगर 6 घंटे कर करके 4 साल तक चलें तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 24 आवर। 24 आवर का मतलब है 1 दिन। मतलब ये 1/4 को हम ऐसे ही 1/4 ऐसे करते जाएं और 4 साल में हम ऐड करें तो 1/4 को 4 बार ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 साल बाद क्या होगा? इस जो एक डे जो सरप्लस जो डे बना है इसको हम 365 में ऐड कर देंगे और फिर कितना हो जाएगा? 4 साल बाद जो ईयर होगा वो कितने का होगा? 366 डेज का होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कब 366 डेज का ईयर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ भी हमें ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। या हम कह सकते हैं जो 1/4 डे है ये एग्जैक्टली कितना है? मतलब एग्जैक्टली कितना है? 365 डेज, जो मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। एग्जैक्टली 365 डेज 5 आवर 48 मिनट्स 46 सेकंड्स अप्रोक्सीमेटली इतना है। खैर आप तो इतना याद रख लेना कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना टाइम लगती है? 365 एंड 1/4 डेज, जिसको हम 1 साल भी बोलते हैं, इतना समय लेती है किसके चारों तरफ चक्कर लगाने में? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में। ठीक है, ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखेंगे लीप ईयर के बारे में। अभी जस्ट बताया था लीप ईयर क्या होता है। नॉर्मली हमारा जो ईयर होता है वो होता है नॉर्मल ईयर 365 डेज का, पर मैंने बताया था 365 डेज एंड 1/4, इसको हम लिखते नहीं। यही 1/4 4 साल में ऐड होकर 1 दिन बन जाता है और फिर इस 1 दिन को हम ऐड कर देते हैं। तो लीप ईयर जो होता है ना, इसकी खासियत सुन लो। इस लीप ईयर में जो ईयर होगा वो 366 डेज का होगा। ठीक है, लीप ईयर वाला जो ईयर होता है वो कितने का होता है? 366 डेज। अब जो 1 दिन बढ़ा है इसको हम कहाँ पर ऐड करते हैं? अब ये चीज़ ध्यान रखना। नॉर्मली जो फरवरी का मंथ होता है, फरवरी वाला जो महीना होता है वो होता है 28 दिन का। जब लीप ईयर होता है तो 1 दिन को हम कहाँ पे ऐड कर देते हैं? फरवरी में ऐड कर देंगे और फरवरी हो जाएगा 29 डेज। तो लीप ईयर की खासियत नंबर 1, ईयर कितने का होता है? 366 डेज। खासियत नंबर 2, फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29। और खासियत नंबर 3, लीप ईयर जो होता है ना वो आप अगर पहचानेंगे तो कौन सा लीप ईयर है तो आप उसको डिवाइड कर दो 4 से। ध्यान दो, अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई ईयर कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? लीप ईयर। और 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर में फरवरी 29 डेज की, ईयर 366 डेज का होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो पृथ्वी को आपको बताया था मैं, लीप ईयर के बारे में अब देख लेते हैं। मैंने जो चीज़ बताई इसी को पढ़ लेते हैं। तो पृथ्वी सन के अराउंड घूमने में 365 एंड 1/4 डेज लेती है। ठीक है, अगर मान लो वी कंसीडर ए ईयर एज ए कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली, हम क्या करते हैं? इस 1/4 को इग्नोर कर देते हैं। हम क्या मानते हैं कि ईयर जो होती है वो लगभग 365 डेज की होती है और जो 6 घंटे हैं 1/4 को हम आवर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 6 आवर्स हो जाएगा। 6 आवर को हम इग्नोर कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, मतलब हमारी सुविधा के लिए 1/4 को हम छोड़ देते हैं। हम कितना लिखते हैं? सिर्फ 365 डेज। मगर यही 6 घंटे हर साल अगर हम इनको ऐड करते जाएं तो ये 1 दिन बन जाता है पूरा की पूरा ओवर ए 4 ईयर्स, ओवर ए स्पैन ऑफ 4 ईयर्स। मतलब 4 साल के कार्यकाल में अगर 4 साल तक 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे ऐड करते चले आएँ तो ये बन जाएंगे 24 आवर। और 24 आवर का मतलब है 1 दिन। अब 4 साल बाद हमारे पास 1 दिन आ गया तो 1 दिन को हम जो सरप्लस डे है इसको हम ऐड करते हैं फरवरी के महीने में। और हर 4 साल में जो फरवरी होती है वो होती है 29 डेज की बजाय 28 डेज की। ऐसे ईयर को हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। और ऐसा ईयर में जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं? 366 डेज। नॉर्मली कितने होते हैं? 365। लीप ईयर में 1 दिन और बढ़ा दो तो कितने हो जाएंगे? 366 डेज। और वो 1 दिन हमने कहाँ बढ़ाया है? हमने बढ़ाया फरवरी के महीने में, तो ये हो जाएगा लीप ईयर। और लीप ईयर की खासियत मैंने बताई थी 4 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो अभी आपका चल रहा है 2020, तो कैसा ईयर चल रहा है? लीप ईयर। तो कैलेंडर में आप देख सकते हो फरवरी 29 की होती है। अगर किसी बच्चे का जन्म 29 फरवरी को होगा ना तो समझ लो उसका बर्थडे 4 साल बाद आएगा।
अगर किसी बच्चे का जन्म लीप ईयर वाले 29 फरवरी को हो रहा है तो उसका बर्थडे 4 साल में आएगा, बहुत सारा पैसा बचेगा। ओके, तो लीप ईयर में ध्यान रखना कितने का होता है, 366 डेज, और फरवरी होती है 29 डेज की। ठीक है, ये चीज़ खास बात आपको याद रखनी है। अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन। आपको पता है ये वो रिवॉल्यूशन जो पृथ्वी हमारे सन के अराउंड में क्या करती है, चक्कर लगा रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इसका प्रभाव सबसे बड़ा तो ये है कि भाई सीजन चेंज होते हैं। सबसे बड़ा प्रभाव क्या है, सीजन चेंज होते हैं। तो एक्करेंस ऑफ सीजन से जो 4 सीजन है, समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, ये 4 सीजन किसकी वजह से होते हैं, पृथ्वी के सन के अराउंड रिवॉल्व करने की वजह से। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट। आपको पता है अभी जब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो गर्मियों में आपने देखा होगा दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करो, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपना भारत आता है। ठीक है, तो अब गर्मियों के दिनों में आपको पता है दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं, मगर जैसे ही सर्दी आती है तो दिन छोटे और रात बड़ी हो जाती हैं। और ये क्यों हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ओवर द अर्थ। आपको पता है हमारी पृथ्वी पे कई सारे हीट जोन्स पाए जाते हैं, जिसमें मैंने बताया था टॉर्रिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। तो ये भी किसकी वजह से, रिवॉल्यूशन की वजह से। और सीजन जो आ रहे हैं, सीजन का होना वो भी किसकी वजह से, रिवॉल्यूशन की वजह से। अब हम देखेंगे सीजन कितने हैं, ज़्यादा तो डिटेल में नहीं दे रखा, पर सीजन देख लेते हैं कितने हमारे दे रखे हैं। तो अपनी बुक में 4 सीजन दे रखे हैं। नंबर 1 विंटर सीजन, नंबर 2 स्प्रिंग सीजन, नंबर 3 ऑटम सीजन, और नंबर 4 समर सीजन। तो 4 सीजन हमारे दे रखे हैं। कौन कौन से सीजन एक बार देख लेते हैं। तो एक पूरी की पूरी साल को, हमारे भारत में पूरी की पूरी साल को 4 सीजन में डिवाइड कर दिया गया है, समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम सीजन। ठीक है, तो मतलब महीने कितने होते हैं हमारे, टोटल 12। एक साल में कितने महीने हो गए, 12, 4 सीजन है। तो मतलब एक सीजन लगभग कितने महीने का होता है, 3 महीने का। ये चीज़ भी हम देख सकते हैं। तो सीजन चेंजेज होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि अर्थ की पोजीशन जो है लगातार चेंज होती रहती है सन के अराउंड में। यहाँ पे देखो पृथ्वी की पोजीशन, पृथ्वी कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी पृथ्वी दूर हो जाती है, कभी पृथ्वी पास में आ जाती है, और पृथ्वी इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रही है। एक क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट करके कि पृथ्वी किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, वो बतानी है आपको। ठीक है, ओके, तो ये हुआ कि जो मतलब सीजन चेंज हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी की पोजीशन हमेशा चेंज होती रहती है सन के अराउंड में। ठीक है, कभी भी एक ही पोजीशन पर नहीं रहती। और देयर इज ए चेंज इन टेम्परेचर, और जब सीजन चेंज होते हैं तो टेम्परेचर में चेंज होगा। गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सर्दियों में बहुत कम होता है। ड्यूरेशन ऑफ डेज, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। एंड नाइट्स चेंजेज इन द सीजन। आपको पता है जब सीजन चेंज होंगे तो टेम्परेचर में बदलाव होगा, और दिन और रात का जो ड्यूरेशन होता है उसमें भी क्या होता है, चेंजेज आता है। तो 4 सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन और ऑटम सीजन। ये चीज़ ध्यान रखना। विंटर सीजन चलता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, स्प्रिंग चलता है मार्च, अप्रैल, मई, और समर सीजन चलता है जून, जुलाई, अगस्त, और ऑटम चलता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो 4 सीजन के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द प्लेसेस। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है। अच्छा, सीजन ही चल रहा है। द प्लेसेस लोकेटेड एट द इक्वेटर हैव हॉट वेदर थ्रू आउट द ईयर। एक चीज़ ध्यान रखना, इक्वेटर के आसपास जो जगह होती है वहाँ पर लगातार हॉट वेदर रहता है। अब इक्वेटर के पास ऐसा क्यों रहता है, मैंने चैप्टर में बताया था हीट जोन्स ऑफ द अर्थ वाले में, कि जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर पर सन की रेज क्या पड़ती हैं, डायरेक्टली पड़ती हैं। और सन की रेज डायरेक्टली पड़ने की वजह से पूरी साल वहाँ पर क्या रहती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है। इसलिए इक्वेटर वाली जो जगह होती है वहाँ पर जो कंट्रीज पाए जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा बरसात होती है। हर दिन लगभग बरसात होती है। वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वहाँ के लोगों की स्किन का कलर बहुत ही ज़्यादा ब्लैक पाया जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ हीट ऑफ द अर्थ। ठीक है, ईच सीजन अकर्स अप्रोक्सीमेटली फॉर 3 मंथ। तो आपको पता है जनरली जो सीजन्स होते हैं वो कितने महीने के लिए रहते हैं, 3 महीने के लिए रहते हैं। तो ध्यान रखना, ये है इक्वेटर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले जोन को हम क्या बोलते हैं, टॉर्रिड जोन। बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है। जैसे इक्वेटर से ऊपर जाओगे या इक्वेटर से नीचे जाओगे साउथ की तरफ, तो आपको हीट क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये हो गया अपना टेम्परेट जोन नॉर्थ, और ये साउथ टेम्परेट जोन, और ऊपर ही ऊपर फ्रिजिड जोन, और नीचे भी नीचे फ्रिजिड जोन। ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। तो ये डायग्राम तो आपको रट जाना चाहिए, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए भाई। ठीक है, अब हम देखेंगे वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट, कि मतलब किस किस सीजन में क्या, मतलब दिन कब छोटे होते हैं और कब बड़े होते हैं। ठीक है, वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें आप सब लोगों ने महसूस की होगी, तो आप सब लोग जानते भी हैं। ठीक है, हालांकि इसको डिटेल में नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल तो आप इतना ध्यान रखना, एक तो इन 4-5 चीज़ों के बारे में याद रखना।
0 डिग्री को हम बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर बोलते हैं। ऊपर की तरफ नॉर्थ आएगा तो यहाँ पर 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 नॉर्थ को हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, और ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं नॉर्थ पोल। 23.5 साउथ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और 66.5 साउथ को बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, और यहाँ पर 90 डिग्री एस को बोलते हैं साउथ पोल। तो इनके बारे में ध्यान रखना, ये बार बार आएंगे, ठीक है। अब देखेंगे वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब है परिवर्तन, किसी चीज में बदलाव। इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स, कब हमारे दिन छोटे बड़े, रात कब छोटी बड़ी होती है, वो चीज़ हमें देखनी है। बात करते हैं गर्मियों की। समर सीजन मतलब गर्मियों वाला सीजन। तो गर्मियों में आपने देखा होगा अभी ऑलमोस्ट गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स, जो दिन होते हैं वो बड़े होते हैं बजाय किसके, रातों के। जबकि सर्दियों की बात करें, नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज, सर्दियों में रात बड़ी होती हैं जबकि दिन छोटे होते हैं। तो आपने देखा होगा अब सर्दियों में 5 या 6 बजते ही मतलब रात सी होने लग जाती है, मगर अगर गर्मियों की आजकल की कंडीशन देखो तो गर्मियों में देखना तुम 6-7 बजे तक ऐसा लगता है कि अभी सूर्य निकल ही रहा है। मतलब गर्मियों में तो दिन बड़े होते हैं और सर्दियों में रातें बड़ी होती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स अकर्स बिकॉज ऑफ अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन विद इट्स एक्सिस ऑलवेज इंक्लाइंड एट 66 डिग्री। आपको पता है पृथ्वी हमारी क्या इंक्लाइंड है, और कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है, 66.5 डिग्री पर इंक्लाइंड है। और पृथ्वी सन के अराउंड में हमेशा क्या करती रहती है, चक्कर लगाती रहती है। इसी वजह से क्या होते हैं ये दिन और रात में जो वेरिएशंस आते हैं उसका यही कारण है। पृथ्वी क्या कर रही है, एक तो अपने एक्सिस पर झुकी हुई है 66.5 पर, और दूसरा सन के अराउंड में क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, जिसकी वजह से सन की पोजीशन, सूर्य की, अर्थ की पोजीशन लगातार चेंज होती रहती है, और डे एंड नाइट में भी क्या आता रहता है, वेरिएशन आता रहता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इक्वेटर की। तो इक्वेटर का मैं कई बार बता चुका हूँ, इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इक्वेटर पे सन की रेज ज़्यादा मतलब ओवरहेड होती हैं, बहुत मतलब सीधी पड़ती हैं, और ज़्यादा गर्मी कर पड़ने की वजह से यहाँ पर मतलब ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, डे एंड नाइट जनरली इक्वल होते हैं। एट द इक्वेटर वेरिएशन इज मिनिमम, जो डे एंड नाइट में जो वेरिएशन है कि बहुत बड़ा दिन या बहुत छोटी रात, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। मतलब लगभग दिन और रात इक्वल होते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्लेस पर डे एंड नाइट इक्वल होते हैं, तो आपको बताना है इक्वेटर के आसपास जो कंट्रीज हैं या प्लेसेस है वहाँ पर डे एंड नाइट इक्वल होते हैं थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। थ्रू आउट मतलब पूरे साल लगभग डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। कहाँ पर, इक्वेटर के आसपास। अवे फ्रॉम द इक्वेटर, अवे फ्रॉम द इक्वेटर का मतलब है इक्वेटर से दूर। इक्वेटर से चाहे साउथ की तरफ जाओ या नॉर्थ की तरफ जाओ, जैसे जैसे आप अवे जाओगे, डेज आर लॉन्गर इन समर एंड नाइट्स आर लॉन्गर इन विंटर। एक चीज़ खास बात क्या है, चाहे आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ जाओ या सदर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ नीचे की तरफ जाओ, तो गर्मियों में तो हमेशा दिन बड़े होंगे और सर्दियों में हमेशा नाइट बड़ी होंगी। कोई सा भी हेमिस्फीयर हो, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो या फिर सदर्न हेमिस्फीयर हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इक्वेटर आपको बताइए 0 डिग्री वाले लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर, और ऊपर वाले इक्वेटर के ऊपर के हेमिस्फीयर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे के हेमिस्फीयर को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो ये डायग्राम में बार बार दिखा रहा हूँ, ये हीट जोन्स ऑफ द अर्थ वाला डायग्राम है, बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए ज्योग्राफी की जान है इसमें। अच्छा, अब हम बात करेंगे पोल्स की। तो पोल आपको पता है, ये वाला हो गया साउथ पोल और ये वाला हो गया नॉर्थ पोल। अब यहाँ पर सन की रेज ना बहुत तिरछी हो जाती हैं, सन की हीट पहुँच ही नहीं पाती, बहुत मतलब रेयरली, ठीक है। तो पोल्स पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। पोल्स पर तो इतना वेरिएशन होता है कि लगभग 6-6 महीने तक दिन और 6-6 महीने तक रात होती है भाई साहब, में कितना खतरनाक वेरिएशन है। एट द पोल्स वेरिएशन इज मैक्सिमम। अब आपको कोई पूछ सकता है कि डे एंड नाइट में वेरिएशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो आपको बताना है पोल्स। सबसे कम कहाँ पर होता है, इक्वेटर, और इसके बीच में टेम्परेट जोन्स, ठीक है। एट द पोल्स देयर इज ए कॉन्टिन्यूअस डे लाइट फॉर 6 मंथ ड्यूरिंग द समर। समर के महीने में लगभग 6-6 महीने तक क्या रहती है, डे लाइट रहती है। एंड कॉन्टिन्यूअस डार्कनेस फॉर 6 मंथ ड्यूरिंग विंटर, और सर्दियों के टाइम पर लगभग 6-6 महीने पर यहाँ पर क्या होता है, अंधेरा होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, पोलर एरियाज की बात कर रहे हैं, पोल्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। तो यहाँ पर 6-6 महीने रात, 6-6 महीने दिन, सोचो कितने बड़े बड़े दिन और रातें होती है। तो यहाँ पर लाइफ तो सर्वाइव करना क्वाइट डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट क्या है ही नहीं यहाँ पे लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक फिनिश हुआ। तो आप हमारे जितने भी नोट्स हैं, जितने भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है, वो आप प्राप्त कर सकते हो। कहाँ पर, हमारे लकी एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों को आज राम नवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ, ठीक है।
अब खुश रहो, घर रहो, सेफ रहो, ऑल दी बेस्ट। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की, द अर्थ आवर हैबिटेट, और इसका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, मोशंस ऑफ द अर्थ। और इसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। प्रोबेबली इसमें आज हम चैप्टर को फिनिश कर देंगे। इससे पहले 2 लेक्चर में बता चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था हमारी पृथ्वी में 2 प्रकार की मोशन होती है। एक तो होता है रोटेशन, जिसकी वजह से डे एंड नाइट होते हैं, और दूसरा होता है रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, तो वो आपको जरूर देखनी है, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। आज हमारा फोकस रहेगा कि 2 चीज़ पढ़ेंगे हम, सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स। सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आज हम जानेंगे। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपको पहले 2-3 चीज़ें आनी चाहिए। देखो, मैंने बताया था हमारी पृथ्वी यहाँ पे 0 डिग्री वाली जो लाइन है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ये चीज़ बार बार आएगी। अच्छा, अब एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना, ये थोड़ा सा बेसिक्स है, क्योंकि बार बार आपको अगर ये चीज़ नहीं आती तो फिर दिक्कत आएगी पूरा टॉपिक समझने में। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पर है सन, सपोज, ध्यान दो। और हम इंडिया को अपने उसमें लेके मतलब पढ़ेंगे। अब मान लो सन कहाँ है, ये है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखो सन की पोजीशन किधर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ है, तो सन की गर्मी ज़्यादा कहाँ पड़ेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में सन की गर्मी कम पड़ेगी। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब सन की पोजीशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ हो, अब एक्चुअली सन तो फिक्स जगह पे रहता है, मगर पृथ्वी उसके चारों तरफ क्या लगाती रहती है, चक्कर। तो कई बार सन किधर आ जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और कई बार किधर आ जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये मान लो अपनी पृथ्वी है। अब एक चीज़ दोबारा ध्यान रखना, ये हमारी पृथ्वी है, और ये है इक्वेटर, और यहाँ पर सन है। सन की गर्मी आएगी, सन की गर्मी किधर आएगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा आएगी। अब जिधर गर्मी आएगी तो यहाँ पर सीजन होगा समर, ध्यान देना, क्या होगा, समर। और सदर्न हेमिस्फीयर में सन की गर्मी कम आएगी, तो यहाँ पर सीजन कौन सा होगा, विंटर। आपको पता है 4 सीजन होते हैं, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। तो जब सन की एपरेंट पोजीशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ हो, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये याद रखनी है। दूसरी चीज़, अगर मान लो सन की पोजीशन किधर आ जाती है, सन की पोजीशन आ जाती है इधर, किधर, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। ये सदर्न हेमिस्फीयर है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो अब सन की गर्मी किधर ज़्यादा लगेगी, सन की गर्मी लगेगी सदर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कम लगेगी। तो सदर्न हेमिस्फीयर में हो जाएगा समर, गर्मी पड़ेगी, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, विंटर। अब ऐसे समझ लो, अपने यहाँ जैसे अपने इंडिया की बात करें, तो जब इंडिया में सर्दी पड़ती है, मतलब विंटर सीजन होता है, तो सन किधर रहेगा, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब हमारे यहाँ पे गर्मी पड़ती है, तब सन की पोजीशन किधर रहती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, ठीक है। तो ये 2 चीज़ क्लियर है, बार बार यही आएंगी। अच्छा, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, समर की बात करते हैं। अब ये चीज़ आपने डेली लाइफ में नोटिस की होगी, गर्मियों के दिनों में। अब देखो गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, गर्मियों के दिनों में ध्यान रखना, डे बड़े होते हैं या नाइट, आप सोच के बताओ, गर्मियों में डे बड़े होते हैं या नाइट। तो गर्मियों में सीधी सीधी बात है, डे बड़े होते हैं, दिन बहुत बड़े होते हैं, और रातें कैसी होती हैं, छोटी। राती कैसे होती हैं, छोटी होती हैं, स्मॉल होती हैं। और डे कैसे बड़े डे होते हैं, बड़े। कब की बात करते हैं, समर की। अब चाहे समर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो या समर सदर्न हेमिस्फीयर में हो, कहीं भी हो, अगर गर्मियों की बात कर रहे हैं तो गर्मियों में, समर वाले सीजन में दिन तो होते हैं बड़े, मगर रातें होती हैं छोटी। लेट अस टॉक अबाउट विंटर। सर्दियों में हमने एक चीज़ फील की होगी, सर्दियों में तुमने देखा होगा, जो डे होते हैं आपने देखा होगा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, बहुत जल्दी शाम हो जाती है, जबकि नाइट बहुत बड़ी पड़ती है, रातें बहुत बड़ी पड़ती हैं। तो रातें सर्दियों में क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, जबकि दिन कैसे हो जाएंगे, दिन हो जाएंगे छोटे। ध्यान देना, डे तो होते हैं स्मॉल, नाइट होती हैं लार्ज, लॉन्गर होती हैं, ठीक है। ध्यान रखना, विंटर सीजन में चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो या सदर्न हेमिस्फीयर में। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगी तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगी, और जब सदर्न में समर होगी तो विंटर होगी, और यहाँ पर विंटर होगी सदर्न में, तो यहाँ पे समर होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें, तो आपको पता रहेगा। अब अपने प्यारे देश भारत की पोजीशन जो है, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ।
इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आता है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आता है, ठीक है। अब कुल मिला के बात ये कि अगर मान लो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन की पोजीशन है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगी, इंडिया में गर्मी होगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में जैसे ऑस्ट्रेलिया और ये सारी कंट्रीज हैं, यहाँ पर क्या होगा, विंटर होगी। और जब हमारे यहाँ पे इंडिया की तरफ मान लो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या कहते हैं, विंटर पड़ रही है, यहाँ पे मान लो सदर्न हेमिस्फीयर में समर है और यहाँ पे विंटर है, ठीक है, सर्दी पड़ रही है और यहाँ पे गर्मी पड़ेगी। ये चीज़ 2-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बार बार आएंगी, ठीक है। अब ये तुम्हें पता ही है कुछ चीज़ें, आर्कटिक लाइन कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी है, इक्वेटर कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन सी है, अंटार्कटिका कौन सा है, अंटार्कटिक सर्कल कौन सा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये है जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो डे एंड नाइट को अलग करता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वाले लेक्चर्स में। अब हम देखेंगे सॉल्स्टिस। अब ये 2 चीज़ें हम बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स। तो देखो सॉल्स्टिस का मतलब क्या होता है, तो सॉल्स्टिस का मतलब है किसी एक हेमिस्फीयर में सन की पोजीशन ज़्यादा है। मतलब ये आपको पता है हमारी पृथ्वी पे 2 हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अच्छा, और पृथ्वी आपको पता है टिल्ट भी है, थोड़ी सी झुकी हुई है, ठीक है, 66.5 पर झुकी हुई है अगर ऐसे एंगल निकालें तो, और वर्टिकल निकालें तो 23.5 पर झुकी हुई है, ठीक है। तो पृथ्वी हमारी झुकी हुई है, टिल्टेड है। तो सोल्स्टिस का मतलब ये कि सन की किसी एक हेमिस्फीयर में ज़्यादा प्रेजेंस होना। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है सन की तो उसको तो हम बोलते हैं समर सोल्स्टिस, और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा टिल्टेड है सन तो उसको हम बोलते हैं विंटर सोल्स्टिस। अभी इनको और डिटेल में हम समझेंगे, फिलहाल तो इतना समझ लो, सोल्स्टिस का मतलब है किसी एक हेमिस्फीयर में सन लाइट का या सन की हीट का या सन का ज़्यादा होना, ठीक है। तो समर सोल्स्टिस की बात करेंगे, गर्मियों की बात करेंगे, गर्मियों वाला जो है, ठीक है। अब आपको पता है हम अपने इंडिया से मतलब लिंक कर लेंगे इसको, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से लिंक करेंगे जब हमारे इंडिया में गर्मी पड़ती है। अब जल्दी बताओ गर्मी कब पड़ेगी, जब सूर्य किधर होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर सूर्य होगा तो यहाँ पे क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी। दिन कैसे होंगे, बड़े होंगे, रातें कैसी होंगी, छोटी होंगी। सदर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगी। दिन कैसे होंगे, छोटे, रात कैसी हो जाएंगी, बड़ी। बस इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, और सन की पोजीशन किधर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो यहाँ पे सीजन हो जाएगा समर सीजन, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, विंटर सीजन, ठीक है। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा रखा है, बीच में हमारे सूर्यदेव है और पृथ्वी हमारे सूर्य के चारों तरफ क्या करती रहती है, रेवोल्यूशन लगाती, मतलब चक्कर लगाती रहती है। और चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 365 डेज लगते हैं, ठीक है। और 366 डेज वाली जो ईयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे दिखा रखा है सॉल्स्टिस और एक यहाँ पे दिखा रखा है सॉल्स्टिस, और यहाँ पर इक्विनॉक्स और यहाँ पर भी इक्विनॉक्स। तो मतलब 2 सॉल्स्टिस और 2 इक्विनॉक्स। तो एक तो होता है समर सॉल्स्टिस और ये होता है 21 जून को, और एक होता है विंटर सॉल्स्टिस, ये होता है 22 दिसंबर। अब 21 जून, अब जून में बताओ इंडिया में क्या पड़ती है, इंडिया में पड़ती है गर्मी। मतलब कौन सा सीजन चल रहा है, समर सीजन, और इंडिया किस में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो सदर्न में क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगी, सीधी सीधी बात है। तो समर सोल्स्टिस 21 जून को, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, समर होगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगी, विंटर होगी। इसी पे हमें फोकस करना है फिलहाल, ठीक है। अभी अपना सन है और हम बात कर रहे हैं जून वाले सोल्स्टिस की, 21 जून को, ठीक है। 21 जून को क्या होगा, समर सोल्स्टिस होगा। अच्छा, ये पृथ्वी है और पृथ्वी में ये कुछ लाइंस दिखा रखी हैं, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये हो गया अंटार्कटिक सर्कल। तो सन देखो, सन अर्थ से थोड़ी टिल्टेड है, तो सन की रेज ज़्यादातर कहाँ पड़ेंगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ेंगी। कब की बात कर रहे हैं, जब हम जून वाले सोल्स्टिस की बात करते हैं, ठीक है। तो यही है, बार बार आपको यही चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखनी है, जून सोल्स्टिस में सन की जो रेज है वो ज़्यादातर कहाँ पड़ती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ेंगे, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सन की रेज ज़्यादा पड़ेंगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ओके। अब हम थोड़ा देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। समर सोल्स्टिस 21 जून को होता है, ध्यान रखना। और 21 जून हमारे सबसे मतलब क्या कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा दिन कह सकते हैं इसको। इसके बाद दिन कैसे होने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं समर सोल्स्टिस के बाद, ठीक है। तो 21 जून जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है थोड़ा सन की तरफ। मैंने बताया था 21 जून को जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो किधर की तरफ झुका हुआ है, सन की तरफ झुका हुआ रहता है, ठीक है। एरियाज बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल, ध्यान दो आर्कटिक सर्कल कौन सा है, 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल।
तो आर्कटिक सर्कल किस में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। गेट 24 आवर्स डे लाइट, मतलब आर्कटिक सर्कल से जो ऊपर वाले एरिया हैं, आर्कटिक सर्कल से, ये देखो ये है आर्कटिक सर्कल, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ क्या है, सन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ सन है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगी, यहाँ पर क्या होगी, विंटर होगी। तो आर्कटिक सर्कल से ऊपर वाले एरिया जो पोलर एरिया है, यहाँ पर लगातार क्या मिलेगी, यहाँ पर 24 घंटे डे लाइट मिलती है, दिन मिलती है। और एरियाज बियॉन्ड अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल कौन सा है, 66.5 डिग्री साउथ, यहाँ पर कंप्लीट डार्कनेस में रहती हैं लगभग 3 महीने तक। तो एरियाज बियॉन्ड अंटार्कटिक सर्कल आर कंप्लीट इन कंप्लीट डार्कनेस फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स। तो यहाँ पे ध्यान दो, सन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर रहती है, सदर्न में विंटर रहती है। और यहाँ पर तो आपको पता है भयंकर क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी। और अंटार्कटिक सर्कल से ऊपर वाले, आर्कटिक सर्कल से ऊपर वाले एरियाज में डे लाइट रहती है, जबकि अंटार्कटिक सर्कल से ऊपर वाले एरियाज में लगातार क्या रहती है, डार्कनेस। अब सीधी सीधी बात है, डार्कनेस इसलिए रहती है क्योंकि सन किधर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ है, तो यहाँ पे क्या होगा, डार्कनेस होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। समर सोल्स्टिस ही चला है। द रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, पृथ्वी टिल्टेड है, ऐसे करके पृथ्वी क्या है, टिल्टेड है, तो सन की रेज डायरेक्टली कहाँ पर पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ। ठीक है, अब इनको बार बार नहीं बताऊंगा, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो सन की रेज डायरेक्टली फॉल करेंगे कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर फॉल करती हैं। इसलिए इस एरिया में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले एरिया में बहुत ही ज़्यादा क्या रहती है, हीट रहती है। एरियाज नियर दी पोल्स रिसीव लेस हीट, पोलर वाले एरियाज में बहुत कम हीट जाती है क्योंकि सन की रेज वहाँ पर कैसी होती है, स्लैंटिंग। अब सीधी सीधी बात है, ये पृथ्वी हो गई, ये सन हो गया मान लो। ठीक है, हालांकि पृथ्वी छोटी है, सन बड़ा है, पर यहाँ पर मान लेते हैं। तो सन की रेज यहाँ तो सीधी जाती है, और पोलर एरियाज में कैसी हो जाती है, सन की रेज तिरछी हो जाती है, तिरछी को हम बोलते हैं स्लैंटिंग। ठीक है, तो पोलर एरियाज में थोड़ी कम गर्मी रहती है क्योंकि सन की रेज वहाँ पर स्लैंट हो जाती हैं। नॉर्थ पोल जो है वो थोड़ा झुका रहता है, किसकी तरफ, सन की तरफ। तो ध्यान रखना, समर सोल्स्टिस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर किधर झुका है, सन की तरफ। तो नॉर्थ पोल भी किधर की तरफ झुका रहेगा, इंक्लाइंड मतलब झुका रहता है किसकी तरफ, सन की तरफ। इसलिए आर्कटिक सर्कल से जो, मतलब आर्कटिक सर्कल कौन सा हो जाएगा, 66.5। इससे बियॉन्ड, मतलब आर्कटिक सर्कल से ऊपर वाले जो रीजन है वहां पर लगातार डे लाइट रहती है लगभग 6 महीने तक। ध्यान देना, सन अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है तो नॉर्थ पोल भी किधर की तरफ है, नॉर्थ पोल भी सन की पोजीशन की तरफ है। तो आर्कटिक सर्कल से ऊपर वाले जो एरिया है यहाँ पे लगातार 6 महीने तक क्या रहता है, डे लाइट रहती है। इसलिए पोलर वाले एरियाज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, मैं लास्ट लेक्चर में बताया था। यहाँ पे लगातार दिन रहता है। अब यहाँ पे लगातार दिन है कौन सी वाली जगह पर, आर्कटिक सर्कल से ऊपर। तो अंटार्कटिक सर्कल से नीचे क्या होगा, लगातार क्या होगी, वहाँ पे डार्कनेस होगी, अंधेरा होगा। ठीक है, सिंस लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, इसलिए अब क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लगातार क्या मिल रहा है, सन से लाइट आ रही है, सन से गर्मी आ रही है, इसीलिए समर रहती है कहाँ पर, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ में क्या रहती है, लगातार गर्मी रहती है। इक्वेटर का नॉर्थ कौन सा हो गया, ये इक्वेटर का नॉर्थ। अब आपको पता है जब लगातार सन कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और यहाँ पर गर्मी पड़ रही है, लगातार हीट मिल रही है, तो समर सीजन होता है, कहाँ पर होता है समर सीजन, समर सीजन रहेगा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस अकर ऑन 21 जून। तो ध्यान देना, जब समर सोल्स्टिस रहता है तो 21 जून वाला जो डे होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। जब दिन बड़ा हो तो रात ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, छोटी। इसके बाद 21 जून के बाद दिन धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं और रातें धीरे धीरे बड़ी होने लगेंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर अभी क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब मैंने बताया था सन की पोजीशन किधर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, समर होगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी, विंटर होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो पोलर एरियाज हैं, आर्कटिक सर्कल से ऊपर वाले एरियाज हैं, वहाँ पर लगातार डे लाइट रहती है, जबकि अंटार्कटिक सर्कल से बाहर वाले जो एरियाज है वहाँ पर क्या रहता है, लगातार डार्कनेस बनी रहती है। ठीक है, और एट दिस टाइम सदर्न हेमिस्फीयर, अब सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो कंडीशन कैसी होती है, रिवर्स होती है, मतलब पूरी की पूरी उल्टी रहती है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर रहती है तो विंटर कहाँ पर होगी, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर रहती है। नाइट यहाँ पे बड़ी होती है दिन की तुलना में। अब ध्यान दो, मैंने बताया था विंटर वाले सीजन में दिन क्या होते हैं, छोटे, और रातें कैसी होती हैं, बड़ी। तो जब विंटर सीजन में सदर्न हेमिस्फीयर में, जब सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन चल रहा है तो नाइटें कैसी रहती हैं, रात कैसी रहती हैं, बड़ी रहती हैं बजाय दिन के। दिस पोजीशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड समर सोल्स्टिस, और इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, समर सोल्स्टिस बोलते हैं। जब
जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी, सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दी, ठीक है। और 21 जून को हम बोलते हैं समर सोल्स्टाइस, 21 जून को हम क्या बोलते हैं, समर सोल्स्टाइस। और इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लॉन्गेस्ट डे होता है, कोई पूछ ले तो आपको बताना है 21 जून। तो ये हुआ हमारा समर सोल्स्टाइस। तो समर सोल्स्टाइस में हमने क्या क्या चीज़ें देखी, एक ही बार में ध्यान रखो। समर सोल्स्टाइस में हमने देखो, मैं यहाँ पर एक बार ओवरव्यू देता हूँ। समर सोल्स्टाइस में पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, सन की पोजीशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर पड़ेगी। सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा हो जाएगा, विंटर होगी। जहाँ पे गर्मी पड़ती है तो एक चीज़ ध्यान रखना, दिन होते हैं बड़े, रातें होती हैं छोटी। जहाँ पे सर्दी पड़ेंगे वहाँ पे दिन होंगे छोटे और रातें होंगी बड़ी, ठीक है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। और ये सिचुएशन कब आते हैं, 21 जून, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे किसके बारे में, विंटर सोल्स्टिस के बारे में देखेंगे। अब सोच लो, उल्टा कर दो, जो हमने समर सोल्स्टिस देखा था उसका उल्टा कर दो, विंटर सोल्स्टिस, ठीक है। अब विंटर में क्या होगा, हम सर्दियों की बात करेंगे। विंटर मतलब अब जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगी तो सदर्न में क्या होगी, समर होगी। और सन की पोजीशन किधर चली जाएगी, सन की पोजीशन ऑटोमेटिकली कहाँ पे चली जाएगी, सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर देखो, एक ही बार बता देता हूँ, ये अपनी पृथ्वी टिल्टेड है। यहाँ पर जो साउथ पोल है वो टिल्टेड है किधर की तरफ, सन की तरफ। सन की रेज कहाँ पर जाएंगी, सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधी पड़ेंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, कहाँ पे, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी सदर्न हेमिस्फीयर में, जिसकी वजह से समर होगी कहाँ पर, समर होगी सदर्न हेमिस्फीयर में। और अंटार्कटिक सर्कल से बाहर वाले रीजन है वहाँ पर लगातार डे लाइट रहेगी, जबकि आर्कटिक सर्कल से ऊपर वाले रीजन में लगातार डार्कनेस रहेगी। और विंटर सीजन रहेगा कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और जब समर सीजन सदर्न हेमिस्फीयर में रहेगा तो यहाँ पे गर्मियों में डेज होंगे बड़े और रातें होंगी छोटी। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे रातें होंगी बड़ी और दिन होंगे छोटे, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ये रहा हमारा विंटर सोल्स्टिस। और विंटर सोल्स्टिस वाली कंडीशन कब आती है, 22 दिसंबर, ठीक है। और विंटर सोल्स्टिस के टाइम पर नॉर्थ वाले एरिया में तो आपको पता है विंटर पड़ती है, तो साउथ में, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर पड़ेगी, ठीक है। बस इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये हमारा सन, अब हमें फोकस करना है किस पर, यहाँ पर सन की रेज पड़ रही है, तो ये है दिसंबर सोल्स्टिस के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, पृथ्वी को दो भागों में बांट दो, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में सन की रेज पड़ रही है तो यहाँ पर होगी समर और यहाँ पर हो जाएगी विंटर, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको दिमाग में सेट कर लेना है। तो 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज साउथ पोल टिल्टेड टुवर्ड्स इट। तो 22 दिसंबर को क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 साउथ को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर सन की रेज बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि साउथ पोल टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है किसकी तरफ, सन की तरफ। तो ध्यान रखना, विंटर सोल्स्टिस में सन की पोजीशन किधर रहेगी, सदर्न हेमिस्फीयर में। एज द सनरेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ए लार्जर पोर्शन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, ए लार्जर पोर्शन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। क्योंकि आपको पता है जब सन किधर है, सदर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधी रेखाएं पड़ रही हैं, तो सदर्न हेमिस्फीयर में भी जो साउथ वाला पोर्शन है वहाँ पर लगातार क्या मिलती रहेंगी, सन की रेज या लाइट मिलती रहेगी, जिसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहती है, गर्मी रहती है। और जहाँ पे गर्मी रहेगी दिन बड़े रहेंगे, रातें छोटी रहेंगी, दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। द एरियाज बियॉन्ड अंटार्कटिक सर्कल गेट 24 आवर डे लाइट। अब आप अंटार्कटिक सर्कल कहाँ है, यहाँ पे कहीं अंटार्कटिक सर्कल होगा 66.5 साउथ, तो यहाँ पर क्या होगा, लगातार दिन। और आर्कटिक सर्कल वाले यहाँ पे क्या होगा, लगातार रातें पड़ेंगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, डायग्राम आपको दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। और इसका उल्टा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है, क्योंकि सदर्न में क्या है, समर सीजन है। और जब विंटर सीजन होगा तो रातें बड़ी होंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और आर्कटिक सर्कल जो कि कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पर कंप्लीट डार्कनेस होगी लगभग 3 महीने के लिए। और ये अर्थ की जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं विंटर सोल्स्टिस। और 22 दिसंबर को ये चीज़ देखी जाती है। 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है, रातें बड़ी होती हैं और दिन कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होता है, रातें छोटी होती हैं और दिन बड़े होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम क्रिसमस की बात करें, आपको पता है क्रिसमस दिसंबर के महीने में आता है, तो मतलब विंटर सोल्स्टिस की बात है, ठीक है, उसी समय की बात है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या पड़ रहा है, सर्दी पड़ रही है। जबकि ऑस्ट्रेलिया, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, सदर्न हेमिस्फीयर में, तो क्रिसमस को ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में सेलिब्रेट करते हैं। जबकि
हेमिस्फीयर में हम क्या करते हैं, या हमारे यहाँ की बात करें, इंडिया की बात करें, तो हम क्रिसमस को कब सेलिब्रेट करते हैं या पूरे वर्ल्ड में कब सेलिब्रेट करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले कंट्रीज विंटर में, जबकि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए वो कब सेलिब्रेट करता है क्रिसमस को सेलिब्रेट करता है समर सीजन में। अब हम इक्विनॉक्स की बात करेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखना, इक्वी मतलब इक्वल वर्ड आ रहा है, इक्वल का मतलब है बराबर। हमने देखा था सॉल्स्टिस में क्या होता है, या तो सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है ज़्यादा या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में रहता है। इक्विनॉक्स के केस में उल्टा है, इसमें उल्टा नहीं मतलब इसमें अलग ही है कहानी। अलग कहानी क्या है, यहाँ पर सन दोनों हेमिस्फीयर में बराबर रहता है, मतलब दोनों स्फीयर में बराबर गर्मी और बराबर वो मिलेंगे। जैसे मान लो ये पृथ्वी है तो यहाँ पर सन है, जितनी गर्मी नॉर्दर्न में मिल रही है उतनी सदर्न में मिलेगी, तो इससे क्या होगा, बराबर दिन और बराबर रातें हो जाएंगी। तो हमने समर सॉल्स्टिस देख लिया, विंटर सॉल्स्टिस देख लिया। अब देखो इक्विनॉक्स में क्या होता है, बराबर गर्मी मिलती है दोनों हेमिस्फीयर को, या बराबर पोजीशन में मतलब रहते हैं, सन की पोजीशन दोनों हेमिस्फीयर में बराबर रहती है। तो एक इक्विनॉक्स तो आता है 23 सितंबर को और दूसरा आता है 21 मार्च। 23 सितंबर को जो इक्विनॉक्स आता है उसको तो बोलते हैं ऑटोमल इक्विनॉक्स, और दूसरा जो 21 मार्च को आता है उसको बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स, ऑटमनल इक्विनॉक्स और वर्नल इक्विनॉक्स। ठीक है, अच्छा, जब 23 सितंबर को इक्विनॉक्स आता है तो उसको हम बोलते हैं ऑटम, और जब 21 मार्च को आता है तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर दिन और रात लगभग कुल मिला के बात ये, जब इक्विनॉक्स वाली सिचुएशन आएगी तो डे एंड नाइट दोनों कैसे होंगे, बराबर बराबर रहते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो मार्च इक्विनॉक्स और एक है सितंबर इक्विनॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर दिन और रात लगभग कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे, और दोनों हेमिस्फीयर में बराबर क्या मिलेगी, बराबर मिलेगी आपकी सन की हीट। ठीक है, तो एक तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स, एक तो स्प्रिंग वाला और एक ऑटम वाला ध्यान रखना है। ठीक है, तो 21 मार्च को इक्विनॉक्स जो होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होती है और सदर्न में ऑटम। ध्यान रखना, एक हेमिस्फीयर में अगर स्प्रिंग है तो दूसरे में क्या होगा, ऑटम। ठीक है, और अगर एक में ऑटम है तो दूसरे में क्या होगा, स्प्रिंग। अब हम अपने नॉर्दर्न वाले की बात करें, 21 मार्च की बात करें, तो आपको पता है 21 मार्च हमारा जो टाइम है, हमारे मतलब 21 मार्च वाले टाइम पर क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियाँ लगभग खत्म होने वाली हुई होती हैं, गर्मियों से पहले। ध्यान देना, विंटर सीजन और समर सीजन के बीच में क्या आता है, स्प्रिंग आता है। तो जब 21 मार्च को स्प्रिंग है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो सदर्न में क्या होगा, ऑटम। और 23 सितंबर की बात करें तो 23 सितंबर को क्या होता है, हमारा समर सीजन खत्म हो चुका होता है और विंटर आने से पहले क्या आता है, ऑटम आता है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होगा तो सदर्न में क्या होगा, स्प्रिंग होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, एक हेमिस्फीयर में अगर स्प्रिंग है तो दूसरे में ऑटम, और दूसरे में ऑटम है तो पहले में स्प्रिंग, इसका उल्टा कर दो आप। ठीक है, और 21 मार्च आपको ध्यान रखना है, 21 मार्च को कौन सा आएगा, स्प्रिंग आएगा। विंटर के बाद स्प्रिंग, स्प्रिंग के बाद समर, और समर के बाद ऑटम आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इक्विनॉक्स, नन ऑफ द पोल्स इज इंक्लाइन टुवार्ड द सन। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इक्विनॉक्स के टाइम पर कोई सा भी पोल नहीं है, ना तो नॉर्थ पोल और ना ही साउथ पोल, कोई सा भी पोल सन की तरफ झुका हुआ नहीं रहता है। सन की जो रेज है डायरेक्टली वर्टिकली गिरती हैं किसके ऊपर, इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटर के ऊपर जब वर्टिकली गिरती हैं तो डे एंड नाइट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इक्विनॉक्स वाली जो सिचुएशन है हमें कब पता चलती है, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर, ध्यान इन डेट को मतलब दिमाग में सेट कर लो। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर। ध्यान देना, 21 मार्च के दिन भी और 23 सितंबर के दिन भी सन की रेज डायरेक्टली गिरती हैं किस पर, इक्वेटर पर। और इक्वेटर वो लाइन है जो हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, जिसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। तो जब ये सिचुएशन आती है, कौन सी वाली, 21 मार्च और 23 सितंबर वाली जब सिचुएशन आती है, तो एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवार्ड द सन। नाइदर ऑफ पोल्स का मतलब है कोई सा भी पोल, ना तो साउथ पोल और ना ही नॉर्थ पोल, कोई सा भी पोल सन की तरफ टिल्ट नहीं होता है, सन की तरफ झुका हुआ नहीं होता है। इसलिए पूरी की पूरी पृथ्वी, होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। पूरी की पूरी पृथ्वी पर बराबर दिन और बराबर क्या होती हैं, रातें होती हैं। इसी को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। तो ध्यान रखना, सॉल्स्टिस में तो क्या होता है, सन किसी एक हेमिस्फीयर में ज़्यादा टिल्ट हो जाएगा, या तो नॉर्दर्न में या सदर्न में। अगर नॉर्दर्न में सन झुका हुआ है तो समर सॉल्स्टिस, और विंटर में झुका हुआ है तो विंटर सॉल्स्टिस। ठीक है, इक्विनॉक्स में बराबर है। यहाँ पर सन की रेज डायरेक्टली कहाँ पर गिरती हैं, इक्वेटर पर पड़ती हैं। और ये दिन कब आते हैं, तो 2 दिन है, 21 मार्च और 23 सितंबर। और
जब कोई सा भी पोल सन की तरफ झुका हुआ नहीं है तो सभी जगह पर पृथ्वी पर बराबर दिन और बराबर रातें होती हैं, और यही चीज़ क्या कहलाती है, इक्विनॉक्स कहलाती है। ठीक है, तो 23 सितंबर को ध्यान रखना। 23 सितंबर हम कब की बात कर रहे हैं, जब समर सीजन खत्म और सर्दी आने वाली है, तो समर और सर्दी के बीच में, समर और विंटर के बीच में आता है ऑटम सीजन। कौन सा सीजन आएगा, ऑटम सीजन। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होगा, तो ऑटोमेटिकली सदर्न में क्या हो जाएगा, स्प्रिंग सीजन आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें 21 मार्च की, तो 21 मार्च मतलब विंटर खत्म, तो विंटर के बाद आता है स्प्रिंग सीजन। कौन सा सीजन आएगा, स्प्रिंग सीजन आएगा। और स्प्रिंग सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ऑटम सीजन कहाँ पे होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आज हमने देखा इक्विनॉक्स के बारे में, सोल्स्टिस के बारे में। तो इस प्रकार हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हुआ, और आप इनको एक बार और दोबारा से देखना, तीनों वीडियोज को। आई एम श्योर ये कंसेप्ट आपके पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये जो 6th क्लास की ज्योग्राफी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे की क्लासेस की अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, चाहे 11th हो या 12th हो, उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर ये नहीं आते तो आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम ज्योग्राफी के अब तक पहला चैप्टर फिनिश कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, और आई थिंक 5th चैप्टर कर दिया हमने, 7th कर दिया। तो 5 चैप्टर ज्योग्राफी के फिनिश कर चुके हैं। इनको आप देखें 2-3 बार, ताकि आपकी कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सकें। ठीक है, तो हमारे जितने भी नोट्स हैं, आपको पता है हमारा टेलीग्राम चैनल लक्की एजुकेशन, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से आपको नोट्स मिलते रहेंगे और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।